Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. My name is Muhammad Mehroz Sheikh and I am the student of LLB 2B. Here I am going to explain you that what is federation and 18th Amendment in Pakistan. Basically, I am going to explain you that what is federation, what are the role of the federal governments, what is the relationship between the provinces and the federation and the provinces, and what is 18th Amendment, why 18th Amendment was carried out, what are the main features of 18th Amendment, and what are the now challenges to federation, and at the last I will explain you that what is my point of view. So let's start. So the first is, what is federation? Federalism is the form of government in which the power and the function of the government are divided by the constitution between the central government and the subunit. Pakistan gained the status of independent country in 1947. Pakistan is one of the 28 democratic countries across the world practicing federation. Pakistan was originally convened federation after the Constitution of 1973, in which all the characteristics of federation were shown, and it was made clear that what level of authority will federation have and what level of authority will provisional government have. अगर सिंपल अल्फाज में एक्सप्लेन किया जाए तो फेडरेशन बेसिकली एक ऐसे तर्ज हुकूमत को कहते हैं जिसमें पावर एंड फंक्शन जो मौजूदा हुकूमत के होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन की रूह से यानी आइन की रूह से दो हिस्सों में तकसीम होते हैं। एक हिस्से को हम कहते हैं वफाकी हुकूमत और दूसरे हिस्से को हम कहते हैं सूबाई हुकूमत। अब पाकिस्तान उन 28 डेमोक्रेटिक कंट्रीज में शामिल है जहां पे इस वक्त फेडरेशन मौजूद है। पाकिस्तान जो बेसिकली फेडरेशन कंसीडर किया गया वो आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, यानी 1973 में बेसिकली तमाम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेडरेशन एक्सप्लेन किए गए। ये बता दिया गया कि किस मामलात में फेडरेशन को अथॉरिटी हासिल है, यानी कौन से ऐसे मामलात हैं जहां पर फेडरल गवर्नमेंट को खुद मुख्तियारी हासिल है और कौन से ऐसे मामलात हैं जहां पर प्रोविजनल गवर्नमेंट को खुद मुख्तियारी हासिल है। ये बेसिकली हमें 1973 के आइन में बता दिया गया। अगर सिंपल अल्फाज में कहा जाए, जैसे कि हमें पता है मत है उनको डिफेंस के मामले पर मुकम्मल इख्तियारात हासिल है, फॉरेन पॉलिसीज के मामले पर मुकम्मल इख्तियारात हासिल है। इसी तरह कम्युनिकेशन सिस्टम में भी हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट को मुकम्मल इख्तियारात हासिल हैं। इसी तरह 18th अमेंडमेंट के बाद सूबाई हुकूमत को एजुकेशन और हेल्थ पर मुकम्मल इख्तियारात हासिल हैं। जी, अब हम चलते हैं कि हमारे जो फाउंडिंग फादर थे मोहम्मद अली जिन्ना, क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनका क्या कहना था फेडरेशन के बारे में। The theory of Pakistan granted that federal unit of the national government would have all the autonomy that you will find in the Constitution of the United States of America, Canada, Australia, but certain vital power will remain vested in the central government, such as monetary system, national defense, and the federal responsibilities. तो अगर सिंपल अल्फाज में एक्सप्लेन कर दूं तो इसका ये एक समराइज हो सकता है कि हमारे जो फाउंडिंग फादर मोहम्मद अली जिन्ना थे उनका भी यही मानना था कि हम एक ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जहां पर फेडरल यूनिट यानी प्रोविंसेस को नीम खुद मुख्तियारी हासिल हो, जिस तरह कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका में। जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में एक्सप्लेन किया है कि पाकिस्तान 28 ममालिक में शामिल है जहां पर फेडरेशन मौजूद है। इसमें अमेरिका सर फहरिस्त है, यानी कुछ ऐसे मामलात हैं जहां पर अमेरिका गवर्नमेंट को खुद मुख्तियारी हासिल है, बाकी मामलात में स्टेट्स जो हैं उनको नीम खुद मुख्तियारी हासिल है। इसलिए क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी फेडरेशन की तरफ इशारा किया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब जो हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट होती है यानी वफाकी हुकूमत, उसका क्या किरदार है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 प्रोवाइड्स दैट Pakistan be made into federation with a fair level of autonomy to the provinces, and it is the responsibility of the federal government to maintain the supremacy of the legislative power over the units. 1973 Constitution clears that all the provinces will be equal in the front of federation, and the federation will be the supreme authority of the state, and the provisional government will be the supreme authority in the provinces. यानी वही बात है जो मैं आपसे एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि 1973 ने ही फेडरेशन को असली रूह की शक्ल दी, यानी असल शक्ल जो फेडरेशन को दी वो 1973 के आइन ने दी। और उसने ये बात वाज़ेह बता दी कि कौन से मामलात हैं जहाँ पर फेडरेशन को इख्तियारात हासिल हैं और कौन से ऐसे मामलात हैं जहाँ पर प्रोविंसेस को इख्तियारात हासिल हैं। अब फंडामेंटल्स ऑफ फेडरेशन क्या-क्या हैं? इसमें सबसे पहले आता है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आइन और कानून की खुद मुख्तियारी। यानी अगर कहा जाए कि अगर प्रोविंसेस और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान कुछ मामलात आते हैं या कुछ डिस्प्यूट पैदा होता है तो ये फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आइन और कानून के मुताबिक उस डिस्प्यूट को ख़त्म करने की कोशिश करे। फार्मर डिवीजन ऑफ पावर,
सेकंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी अब फेडरल गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इख्तियारात की तकसीम को आइन और कानून के मुताबिक करे, यानी जो पावर्स हैं उसको आइन और कानून के मुताबिक तकसीम करे। यानी कौन से मामलात पे अगर फेडरल गवर्नमेंट को इख्तियारात हासिल हैं तो प्रोविजनल गवर्नमेंट का ये हक नहीं बनता कि वो उन मामलात में दखल अंदाजी करे, या कुछ ऐसे मामलात हैं जहाँ पे प्रोविजनल गवर्नमेंट को इख्तियारात हासिल हैं तो फेडरल गवर्नमेंट का ये नहीं बनता कि वहाँ दखल अंदाजी करे। अगर फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविजनल गवर्नमेंट में से कोई भी उन मामलात में दखल अंदाजी करता है तो वो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करेगा। इस तरह थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब किसी भी मुल्क में जुडिशरी का आजादाना होना आजादाना होना बहुत ही जरूरी है। यानी जुडिशरी एक ऐसा इदारा है जहां पर इंसान को अपने लिए इंसाफ की उम्मीद रहती है। तो फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि जुडिशरी को मुकम्मल तौर पर आजादाना रखा जाए, यानी जुडिशरी पर ना किसी किस्म का पॉलिटिकल और ना ही कोई इंसानी प्रेशर डाला जा सके, ताकि जुडिशरी कोई भी मामलात हो, चाहे वो पॉलिटिकल मामलात हो या इंसानी मामलात हो, उसमें आजादाना फैसला कर सके। तो ये कुछ फंडामेंटल्स थे फेडरल गवर्नमेंट के। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में तो हमेशा से ही फेडरल गवर्नमेंट है उसने अपने आप को बादशाहत ही समझा है। यानी मुख्तलिफ मौके पर फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोविजनल गवर्नमेंट के अंदर मामलात में इंटरफेयर करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से प्रोविंसेस के फेडरेशन के साथ और प्रोविंसेस के आपस में ही काफ़ी मामलात पचीदा रहे हैं। यही वजह थी कि 18th अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि प्रोविंसेस के काफ़ी कंसर्न्स थे और फेडरल गवर्नमेंट के भी काफी कंसर्न्स थे, जिसकी वजह से 18th अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया। अब 18th अमेंडमेंट क्या है, 18th अमेंडमेंट के फीचर्स क्या हैं, 18th अमेंडमेंट को क्यों लाया गया और 18th अमेंडमेंट के लाने के बाद फेडरेशन को क्या चैलेंजेस हैं और प्रोविंसेस के क्या आपस में ताल्लुकात हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। इंट्रोडक्शन टू 18th अमेंडमेंट। 18th अमेंडमेंट को जानने से पहले जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए बेसिकली अमेंडमेंट है क्या। Amendment mean to alter any constitution. The amendment in the constitution of the Pakistan can be done when the two-third majority of the member cast vote in the favor of the bill. यानी amendment का बेसिकली मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाना। अगर पाकिस्तान की बात की जाए, अगर मौजूदा हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज लाना चाहती है तो ये चेंज उस वक्त मुमकिन होगा जब आपके पास लोअर हाउस यानी नेशनल असेंबली में टू-थर्ड मेजोरिटी मौजूद हो। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगा, यानी जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो कि फेडरल गवर्नमेंट है, उनको नेशनल असेंबली में सिंपल मेजोरिटी हासिल है, टू-थर्ड मेजोरिटी नहीं। तो जब उनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये हुक्म दिया गया कि आपने अगर आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देनी है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी होगी, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा गया था कि आर्मी चीफ को हम एक्सटेंशन दे सकते हैं। तो अमेंडमेंट के लिए इमरान खान साहब के पास टू-थर्ड मेजोरिटी होना लाजिम थी, तो उन्होंने कुछ अपोजिशन पार्टी से हेल्प ली। अपोजिशन पार्टी के हेल्प लेने के बाद उनके पास टू-थर्ड मेजोरिटी मौजूद हुई और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की। अब 18th अमेंडमेंट क्या है? The 18th Amendment is the lengthiest amendment to the Constitution of Pakistan. It brought about 102 changes in the Constitution of Pakistan. It was passed on 8th April 2010 with the consensus of all 17 parliamentary parties in the National Assembly of that time, and 15th April from the Senate, and the 20th April by the President Sadr Asif Ali Zardari. यानी 18th अमेंडमेंट पाकिस्तान की अब तक की सबसे लेंथियस्ट अमेंडमेंट कहा जाता है। इसने बेसिकली 102 चेंजेस किए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये 8 अप्रैल को पाकिस्तान के लोअर हाउस यानी नेशनल असेंबली से पास हुई और इसके साथ 15 अप्रैल को ये हमारे पास पाकिस्तान के अपर हाउस सेनेट से पास हुई और 20 अप्रैल को ये सदर आसिफ अली जरदारी के साइन करने के बाद मुकम्मल एक आइन की शक्ल अख्तियार कर गई। अब 18th अमेंडमेंट बेसिकली क्या इसके वजूहात थी, क्या इसके मेन फीचर्स थे, तो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। इनका सबसे ज्यादा जो मेन फीचर्स वो ये था कि जो प्रेसिडेंट के पास पावर थी, यानी वो किसी टाइम भी नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता था, वो प्रेसिडेंट से वापस ले ली गई थी। इसके साथ अब 18th अमेंडमेंट को क्यों लाया गया, क्या वजूहात थी, चलिए उनकी तरफ चलते हैं। बेसिकली व्हाई 18th अमेंडमेंट वाज कैरिड आउट? Concern of the provinces, toppling of the democratic government, abrogation of the constitution, strengthening democracy। यानी प्रोविंसेस के कुछ कंसर्न थे, जिसमें सबसे सरे फहरिस्त हमारे पास केपीके, उस टाइम तो एनडब्ल्यूएफपी था, एंड बलूचिस्तान। यानी इनका ये मानना था कि देखें अगर हमारे प्रोविंस से कुछ मिनरल निकलते हैं तो उसको सबसे ज़्यादा अख्तियारात हमें ही दिए जाएं, ताकि हम उनको अच्छी तरह यूटिलाइज कर सकें और अपने लोगों पर यूटिलाइज कर सकें। इसकी मैं आपको एक सादा एग्जांपल दूंगा कि सुई गैस पाकिस्तान में
ना 1950 बलूचिस्तान के शहर सुई से दरियाफ्त हुई, लेकिन क्या हुआ कि कुछ ही अरसे में उसे पंजाब तक पहुंचा दिया गया, सिंध के काफी इलाकों तक पहुंचा दिया गया, केपीके के इलाकों तक पहुंचा दिया गया, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को वही सुई गैस 1980 में नसीब हुई। अगर कहा जाए तो अभी भी बलूचिस्तान के कई ऐसे इलाके हैं जहां सुई गैस का नामो निशान तक नहीं। तो ये कुछ कंसर्न्स थे प्रोविंसेस के कि हमारे अगर सूबे से कुछ मिनरल्स वगैरह निकलते हैं तो उस पर सबसे ज्यादा इख्तियारात पहले हमें दिया जाए ताकि हम अपने लोगों पर उसको यूटिलाइज कर सकें। अब टॉपलिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ मौके पर जमहूरियत पसंद हुकूमत को गिरा दिया गया और मार्शल लॉ लगा दिया गया। यानी कोई भी डिक्टेटर आया, उसने जमहूरी हुकूमत को गिरा कर मार्शल लॉ लगा दिया गया। तो ये कंसर्न हुआ कि देखो एक ऐसा आइन होना चाहिए ताकि आगे आने वाले वक्तों में कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपना टेन्योर को मुकम्मल करने से पहले ना जा सके। तो ये मतलब काफी अच्छा स्टेप था जो 18th अमेंडमेंट में लाने के लिए सोचा गया। अब बात करते हैं एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जब कोई भी डिक्टेटर मार्शल लॉ लगाता है, यानी जमहूरी हुकूमत को गिराता है और मार्शल लॉ लगाता है, तो वो क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ दिनों के लिए खत्म कर देता है। क्योंकि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं कि कोई भी डिक्टेटर आएगा, मार्शल लॉ लगाएगा और प्रेसिडेंट या चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाएगा। तो वो क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ दिनों के लिए खत्म कर देता है और अपने आप को लीगल पोजीशन देने के लिए एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मुतारिफ करवाता है। तो ये सोचा गया है कि कुछ ऐसा स्टेप किया जाए ताकि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म ना कर सके। अगर खत्म करेगा भी सही तो उसकी सख्त से सख्त सजा और पनिशमेंट होनी चाहिए। अब स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेसी, देखें जब कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को गिरा देगा, कॉन्स्टिट्यूशन ही खत्म कर देगा, तो मुल्क में तो डेमोक्रेसी ही नहीं रहेगी। तो ये भी एक सोचा गया है कि कोई ऐसे आइन लाना चाहिए जिससे मुल्क में जो डेमोक्रेसी है वो स्ट्रांग रहे। अब ये कुछ वजूहत थी जिसकी वजह से 18th अमेंडमेंट लाई गई। इसके अलावा भी काफी थी, लेकिन ये मेन थी जो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन की। अब 18th अमेंडमेंट लाने के बाद काफी लोगों ने शक व शुबात किया। कुछ लोगों का ये मानना था कि देखो यार, 18th अमेंडमेंट जो हम लाए हैं इससे जो है पाकिस्तान कमजोर होगा और खुदा न ख्वास्ता हमें एक दोबारा 1970 वाला सानिया देखने को मिलेगा, यानी जो ईस्ट पाकिस्तान हमसे सेपरेट हुआ था। After 18th Amendment was passed, different perspectives were raised. Some people believe that this amendment will create distinction and the provisional autonomy will weaken. Pakistan, on the other hand, some people believe that it will empower the provinces by allowing them to work as they please. यानी वही बात है, कुछ लोगों का मानना था कि ये पाकिस्तान को कमजोर करेगा। इसी के साथ कुछ एक दूसरा तबका भी था जिनका ये मानना था कि देखें, हमेशा से यही रहा है कि जो फेडरल गवर्नमेंट रही है उसने पाकिस्तान में बादशाहत की है और प्रोविंसेस को इख्तियारात नहीं दिए। तो इससे प्रोविंसेस को इख्तियारात मिलेंगे और ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा सा स्टेप है। अब हम चलते हैं 18th अमेंडमेंट के मेन फीचर्स, यानी इसके मेन फीचर्स क्या थे। जैसे मैंने आपको बताए हैं कुछ वजूहत, जिसमें सबसे पहला था प्रोविंसेस कंसर्न। अब इसके मेन फीचर में सबसे पहला है प्रोविंसेस कंसर्न, यानी 18th अमेंडमेंट के बाद ये हुआ कि कुछ प्रोविंसेस के नाम को बदल दिया गया, यानी चेंजिंग द नेम ऑफ द प्रोविंस। जो केपीके था वो 18th अमेंडमेंट से पहले उसे हम एनडब्ल्यूएफपी कहते थे, लेकिन एनडब्ल्यूएफपी 18th अमेंडमेंट के लाने के बाद उसे खैबर पख्तूनख्वा करार दिया गया। इसके साथ बलूचिस्तान और सिंध के नाम तो नहीं तब्दील किए गए, लेकिन उनके स्पेलिंग में कुछ ऐड किया गया। यानी बलूचिस्तान पहले था BALU, लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद BALO को ऐड किया गया। इसी तरह सिंध था SIND एंड 18th अमेंडमेंट के बाद SINDH को ऐड किया गया। तो ये कुछ चेंजेस थे जो प्रोविंसेस में लाए गए। अब सेनेट, रोल ऑफ द सेनेट वाज इनहांस्ड। सेनेट के किरदार को किस तरह महफूज किया गया, बेहतर बनाया गया। देखें, ये इसमें ऐड किया गया कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, यानी जो नेशनल असेंबली से इलेक्ट होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ही इलेक्ट करता है अपनी काम को एडवाइस के लिए आसान बनाने के लिए, तो वो जवाबदेह होंगे सेनेटर्स को। यानी वो जाएंगे सेनेट, हमारा जो अपर हाउस है सेनेट में, और वहाँ सेनेटर्स को जवाबदेह होंगे, उनके क्वेश्चन आंसर के जवाब देंगे। ये काफी अच्छा स्टेप था क्योंकि फेडरल मिनिस्टर सेनेटर्स जो होते हैं वो काफी मतलब पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो मुल्क के आइन और कानून में काफी अच्छा किरदार अदा करते हैं। तो ये एक अच्छा स्टेप था कि जो मिनिस्टर्स होंगे वो सेनेटर्स को जवाबदेह होंगे। इसके बाद लोकल गवर्नमेंट आर्टिकल 140, यानी आर्टिकल 140 के तहत प्रोविजनल गवर्नमेंट पर यह लाजिम होगा कि वो इलेक्शन करवाएगी और लोकल गवर्नमेंट फॉर्म होगी, जिससे जो गवर्नेंस होगी वो बेहतरी आएगी। इसके साथ था काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। ये दरअसल बेसिकली कंसिस्ट करता है प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड 3 और 4 फेडरल मिनिस्टर।
यानी ये तय किया गया कि अगर प्रोविंसेस के दरमियान कोई डिस्प्यूट पैदा होता है या अगर फेडरल गवर्नमेंट का प्रोविंसेस के साथ कोई डिस्प्यूट पैदा होता है तो ये जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है ये उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने में मदद करेगा। इसके बाद था एनएफसी अवार्ड, नेशनल फाइनेंस कमीशन। यानी एनएफसी अवार्ड के अंदर ये ऐड किया गया कि अगर किसी प्रोविंस को मिसाल के तौर पर एनएफसी अवार्ड मिलता है 1 साल, तो जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो उसी सेम प्रोविंस को प्रीवियस ईयर से एनएफसी अवार्ड ज्यादा दिया जाएगा। ये एक ऐड किया गया था। एनएफसी अवार्ड क्या है ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। अभी से आगे चलते हैं कि आर्टिकल रिलेटेड टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी जो सेकंड वजूहत थी कि टॉपिंग ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को मुख्तलिफ मकवाद पे गिरा दिया गया था। तो किस तरह आर्टिकल रिलेटेड टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऐड हुई? इसमें सबसे पहले 17th अमेंडमेंट को गिरा दिया गया। 17th अमेंडमेंट को खत्म कर दिया गया, यानी कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी थी मियां नवाज शरीफ एंड बेनजीर भुट्टो के दरमियान। उसके बाद एडिशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स फेयर ट्रायल, यानी ये इसमें ऐड किया गया कि जो सियासतदान होंगे उनको फेयर ट्रायल का हक दिया जाएगा। यानी पहले ये होता था कि सियासतदानों को उठा लिया जाता था और उनको फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया जाता था। तो ये सियासतदानों की तरफ से ऐड किया गया कि देखो अगर हमें करप्शन पर या किसी भी चार्ज पर अगर उठाया भी जाता है, गिरफ्तार भी किया जाता है, तो हमें फेयर ट्रायल का हक दिया जाएगा, जो कि एक हर शहरी का हक है। इसी तरह रिस्ट्रिक्शन ऑन बिकमिंग पीएम फॉर द थर्ड टाइम वाज एबोलिश्ड, यानी कि पहले पाकिस्तान के आइन में ये था कि कोई भी इंसान पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर 2 दफा बन सकता है, लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद इसको खत्म कर दिया गया। इसकी एक वजूहत ये भी थी क्योंकि 18th अमेंडमेंट में मियां नवाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, यानी वो उस टाइम हुकूमत में तो नहीं थे लेकिन अपोजिशन पार्टीज में थे। अगर ये 18th अमेंडमेंट में ना रह जाता तो मियां नवाज शरीफ साहब जो थे वो कभी भी 2013 में दोबारा प्राइम मिनिस्टर ना बन सकते, क्योंकि वो पहले भी 2 दफा बन चुके थे। इसी तरह केयर टेकर स्टेप पर स्टेप एक इंट्रोड्यूस करवाया गया, यानी कि ये बेसिकली ये है कि जब भी कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपना टेन्योर मुकम्मल करेगी तो एक केयर टेकर गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस होगी, फॉर्म होगी पाकिस्तान में, और उसका बेसिकली काम ही यही होगा कि वो मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए। जिस तरह कि हमने देखा है कि अभी इलेक्शन होने थे तो इमरान खान साहब मतलब जब 2018 में इलेक्ट हुए तो उसके आने से पहले केयर टेकर गवर्नमेंट बनी जिन्होंने इलेक्शन करवाए, और उसके बाद भी जब मिनिस्टर इमरान खान बनी, पीटीआई की गवर्नमेंट ने इलेक्शन जीता 2018 में और उनकी गवर्नमेंट हुई बनी। इसके बाद था कि मुशर्रफ लीगल फ्रेमवर्क 2002, यानी मुशर्रफ ने जब मार्शल लॉ गया था और जो उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करवाया था 2002 में, उसे खत्म कर दिया गया। अब जो तीसरा था जो हमने वहां वजूहत पढ़ा था, यानी किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म किया गया मुख्तलिफ मकवाद पे मार्शल लॉ लगाने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह सेव किया गया 18th अमेंडमेंट में। हाई ट्रिजन, यानी 18th अमेंडमेंट में ये ऐड किया गया कि देखें पहले तो ये होता था कि जो मार्शल लॉ लगाता था कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करता था तो उसके लिए सख्त से सख्त पनिशमेंट थी, लेकिन 18th अमेंडमेंट में ये ऐड किया गया कि देखो अगर कोई मार्शल लॉ लगाएगा और कोई भी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या कोई चीफ जस्टिस उसके मार्शल लॉ को लीगल करार देगा तो वो भी उसमें उतना ही मुजरिम होगा जितना मार्शल लॉ लगाने वाला एक डिक्टेटर। तो ये सब मेन फीचर्स थे। अब देखें इससे मुल्क में किस तरह डेमोक्रेसी स्ट्रांग हुई, यानी हाई ट्रिजन बनाए गए, उसके लिए जो है एडवोकेट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को। यही वजूहत थी कि देखिए अब तीसरा टेन्योर है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो अपनी राह की तरफ गामजन है और अख्ताम पजीर होने वाला है। यानी पहले आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत आई, वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपना टेन्योर मुकम्मल किया। उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपना टेन्योर मुकम्मल किया। अब इमरान खान साहब की हुकूमत है, उनका टेन्योर शुरू है और अपनी इत्तेफाक की तरफ गामजन है। हाँ ये कहा है इसमें कि मुख्तलिफ मौके पर प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया गया, नाअहल करार दिया गया, लेकिन वो उनकी अपनी वजूहत हैं, यानी उनको करप्शन के चार्जेस पर निकाला गया या मुख्तलिफ मकवाद में उनको निकाला गया और दूसरे प्राइम मिनिस्टर उनकी जगह आ गए, लेकिन उनकी जो हुकूमत थी उन्होंने अपना टेन्योर मुकम्मल किया। हम चलते हैं इसके बाद चैलेंजेस टू फेडरेशन। अब 18th अमेंडमेंट के लाने के बाद क्या अभी भी प्रोविंसेस के दरमियान वैसे ही ताल्लुकात हैं जैसे 18th अमेंडमेंट के पहले थे? क्या अभी भी फेडरेशन को वही चैलेंजेस का सामने है जो 18th अमेंडमेंट के से पहले था? चलिए इसको देखते हैं। द अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप बाय द पोलिटिकल हेड रिजल्टेड इन instability in the political system causing the state a great loss nationally as well as internationally.
There is always instability in relation between the federal and the provisional government. The problematic relation have created the environment of the uncertainty and instability. यानी देखें कि मैंने आपसे पहले ही एक्सप्लेन किया है कि फेडरल गवर्नमेंट में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसने हमेशा अपने आप को बादशाहत ही समझा है। हमेशा कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिससे पाकिस्तान का नेशनली और इंटरनेशनली काफी नुकसान हुआ है। और यही वजह रही है कि हमेशा से पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविजनल गवर्नमेंट के ताल्लुकात कभी भी अच्छे नहीं रहे। अगर हम बात करें नवाज शरीफ साहब के दौर में, तो उनकी जो गवर्नमेंट थी वो फेडरल गवर्नमेंट थी, और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी वो KPK में थी। तो मुख्तलिफ मौक़ात पर जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे KPK के, परवेज खट्टर, उनकी तरफ से एलिगेशन लगाए जाते हैं नवाज शरीफ साहब की तरफ ऊपर कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जो CPEC के वेरियस प्रोजेक्ट हैं वो पंजाब की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं और KPK को तवज्जो नहीं देते। KPK के मुख्तलिफ मौक़े पे यानी मुख्तलिफ मामलात में दखल-अंदाज़ी करते हैं। और इसके तकरीबन जो प्रोजेक्ट है, मेन प्रोजेक्ट मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन, उसको जो है पंजाब में शिफ्ट करते हैं क्योंकि पंजाब में उन्हीं की गवर्नमेंट थी। इसके बाद अब जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है, तो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में, सिंध की गवर्नमेंट में, क्योंकि वहाँ पे तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, तो उनकी तरफ यही एलिगेशन लगाए जाते हैं कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो है वो हमारे पे तवज्जो नहीं देती, हमारे मुख्तलिफ मौक़े हैं जहाँ पर दखल-अंदाज़ी करती है। अब इनकी कुछ एग्ज़ाम्पल भी हैं, यानी कि अब देखा जाए तो कोरोना वायरस के दौरान यानी कि इमरान खान साहब जो थे वो कंप्लीट लॉकडाउन के हक में थे, और जो मुराद अली शाह साहब थे वो स्मार्ट लॉकडाउन के हक में थे। नहीं, सॉरी, जो इमरान खान साहब थे वो बेसिकली स्मार्ट लॉकडाउन के हक में थे, और जो मुराद अली शाह साहब थे वो बेसिकली कंप्लीट लॉकडाउन के हक में थे। तो काफ़ी अनस्टेबिलिटी रही दोनों के दरमियान, फेडरल और प्रोविंसेस के दरमियान। कोई आपस में अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे। ये ना सोचा गया कि अवाम का नुकसान होगा या अवाम का फ़ायदा होगा। तो ये हमारे मुल्क में हमेशा से रहा है। तो इसकी सबसे मेन वजह यही रही है कि जब कभी ऐसा हुआ है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से हो, और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से हो, तो इनके ताल्लुकात हमेशा से ही पेचीदा रहे हैं। चाहे उसमें अवाम का फ़ायदा हो या अवाम का नुकसान, ये नहीं देखा जाता। बस अपनी पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए मुख्तलिफ मौक़े पर एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ किया जाता है। चाहे अगर ये गवर्नमेंट अच्छा भी इक़्तिदाम कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ से उनको हमेशा ही क्रिटिसाइज़ किया जाता है। ये पाकिस्तान में हमेशा ही रहा है। जैसे अभी मैंने आपको एक्सप्लेन ही किया है कि एज इन द रिसेंट एग्जांपल, इन द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड द कोविड-19, देयर इज अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द फेडरल एंड द प्रोविजनल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट सपोर्ट स्मार्ट लॉकडाउन, बट द प्रोविजनल गवर्नमेंट स्पेशली सिंध वांटेड कंप्लीट लॉकडाउन। वही बात है कि जो इमरान खान साहब थे वो स्मार्ट लॉकडाउन के हक में थे, और मुराद अली शाह साहब जो थे वो कंप्लीट लॉकडाउन के हक में थे। तो इनके दरमियान काफी मतलब अनस्टेबिलिटी गई है दोनों के दरमियान। इसके बाद आगे चलते हैं, relationship between the provinces and relation between the provinces and the federal government. Whenever the government in the center and the government in any of the province is from the different political parties, then there is always a lack of interest between them. Federal government blame the provisional government, and the provisional government blame the federal government in every issue. And that we have seen this from the last two parliamentary government and now recently in the third one. मैंने अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में एक्सप्लेन किया किस तरह जब इमरान खान साहब की हुकूमत KPK में थी और मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत सेंट्रल गवर्नमेंट में थी, तो मुख्तलिफ मौके पर जो था परवेज खट्टर साहब वो क्रिटिसाइज करते थे मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को। इसी तरह जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत पंजाब में थी और सदर आसिफ जरदारी की हुकूमत सेंट्रल में थी, तो किस तरह नवाज शरीफ साहब मुख्तलिफ मौके पर आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत को क्रिटिसाइज करते थे। इसी तरह अब जब रिसेंटली देखा जाए तो इमरान खान साहब की हुकूमत यानी PTI की हुकूमत सेंट्रल में है, और पीपल्स पार्टी यानी बिलावल भुट्टो साहब की हुकूमत सिंध में है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब हैं। तो मुख्तलिफ मौके पर एक दूसरे को क्रिटिसाइज किया जाता है। अब इसकी एक मेन वजह ये भी है कि मुख्तलिफ मौके पर फेडरल गवर्नमेंट प्रोविजनल गवर्नमेंट के मामलात में दखल अंदाजी करता है। ये हमेशा प्रोविंसेस को शिकायत रही हैं। यानी प्रोविंसेस का ये मानना है कि देखो यार, अगर हमारे प्रोविजनल ऑटोनॉमी हासिल है, हमें खुद मुख्तियारी हासिल है, तो फेडरल गवर्नमेंट का ये नहीं बनता कि वो हमारे मामलात में दखल अंदाजी करे। जैसे अभी मैंने कोविड-19 की आपको एग्जांपल एक्सप्लेन की। इसके बाद जब अभी कराची में कुछ दिनों पहले ही इमरान खान साहब की हुकूमत ने प्रेसिडेंटल ऑर्डिनेंस के थ्रू कराची के जो 2 आइलैंड है उसका कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की, तो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से उस ऑर्डिनेंस को रिजेक्ट किया गया
उसके खिलाफ जाया गया और उन्होंने रिजेक्ट किया और कहा कि नहीं, ये ऑर्डिनेंस नहीं हो सकता, और उसको चैलेंज भी किया। अब कैसे ताल्लुकात रहे हैं हमारे प्रोविंसेस के दरमियान और क्या वजूहात रही हैं कि उनके ताल्लुकात हमेशा खराब रहे हैं? अब पाकिस्तान की फेडरेशन को कौन से चैलेंज हैं? इसमें सबसे पहले आता है वीट शॉर्टफॉल। जैसे रिसेंटली हमने देखा है कि पाकिस्तान फेडरेशन फेसेस 1.4 मिलियन वीट शॉर्टफॉल। फेडरल गवर्नमेंट ब्लेम सिंध गवर्नमेंट रिजेक्ट द फेडरल क्लेम एंड ब्लेम द फेडरल गवर्नमेंट फॉर द वीट क्राइसिस। यानी देखें, बेसिकली अब फेडरेशन, पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट ने अभी कुछ ही रोज पहले 1.4 मिलियन वीट शॉर्टफॉल का सामना किया, जिसकी वजह से ऑल ओवर द कंट्री जो आटे की प्राइसेस थी वो आसमान तक पहुंच गई। यानी पाकिस्तान को काफी ही आटे की किल्लत का सामना करना पड़ा। तो क्या हुआ कि फेडरल गवर्नमेंट ने सिंध गवर्नमेंट को ब्लेम किया कि देखो यार, ये सब कुछ तो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है। सिंध गवर्नमेंट ने क्या किया था कि मार्केट में आटे को रिलीज नहीं किया था, जिसकी वजह से आटे की शॉर्टेज हुई। लेकिन सिंध गवर्नमेंट की तरफ से फौरी तौर पर इस क्लेम को रिजेक्ट किया गया। उन्होंने कहा कि देखो नहीं यार, हमारा तो कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर तो फेडरल गवर्नमेंट का है। अब ये क्यों किया गया? वही वजूहत आती हैं कि जो फेडरल गवर्नमेंट थी वो मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टी से है, यानी पीटीआई की तरफ से, पीटीआई की है। और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है सिंध की, वो मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टी से है, यानी वहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। एनएफसी अवार्ड। अब एनएफसी अवार्ड is also a great challenge facing by the Federation, as according to 2009, Federal keeps 42.5% divisible pool with itself, while keeps 57.5% share in divisible pool to the provinces, out of which Punjab have 51.74%, Sindh have 24.55%, KPK have 14.62%, and Balochistan have 19.09%. अब देखें, पाकिस्तान में ना एनएफसी अवार्ड 2009 से पहले जितने भी दिए गए हैं वो बेसिकली पॉपुलेशन बेस पे दिए गए हैं। यानी कि एनएफसी अवार्ड अगर कहा जाए तो यानी टैक्स रेवेन्यू कितने कितने परसेंट दिया जाए प्रोविंसेस को, कितने परसेंट फेडरल को दिया जाए। तो 2009 से पहले जितने भी एनएफसी अवार्ड दिए गए वो तमाम पॉपुलेशन बेस पर थे। लेकिन 2009 के बाद इसमें मल्टीपल फैक्टर्स को ऐड किया गया। यानी इसमें हमारे पास पॉवर्टी को ऐड किया गया, इसमें हमारे पास रेवेन्यू जनरेशन को ऐड किया गया। अब फेडरल की तरफ से जब इमरान खान साहब की हुकूमत ने कुछ ही रोज पहले ही एनएफसी अवार्ड जारी किया तो उन्होंने कुछ इसमें चेंजेस लाने की कोशिश की, लेकिन सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ये रिजेक्ट किया गया, क्योंकि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट का ये मानना था कि देखो यार, ये पॉपुलेशन बेस पे ना दिया जाए। इसकी एक बड़ी वजूहत है कि उन्होंने कहा था कि एनएफसी अवार्ड के थ्रू सब कुछ प्रोविंसेस के पास चला जाता है, प्रोविंसेस कुछ करते नहीं है और हमारे लिए मुश्किलात हो जाती हैं। यानी हमारे लिए डिफेंस का बजट बनाना, फॉरेन पॉलिसीज वगैरह, उसके अलावा हमारे लिए मुख्तलिफ जो मतलब फेडरेशन के अंदर आते हैं मामलात, वो चलाना मुश्किल हो जाते हैं। यानी एक तरह से ये कहा भी सही था, क्योंकि अगर देखा जाए तो अब सिंध गवर्नमेंट में आप मिसाल ले लें, अभी कुछ ही रोज पहले कराची में काफी जोर शोर से बारिश हुई, सीवरेज सिस्टम का सिस्टम बिल्कुल बेकार। वहां पर बिलावल भुट्टो साहब की हुकूमत यही कोई 15 साल से मौजूद है, लेकिन क्या है कि वहाँ सीवरेज सिस्टम बिल्कुल ही तबाहकुन है, बिल्कुल ही वहाँ सीवरेज सिस्टम का कोई काम नहीं है। जब इमरान खान साहब ने वहाँ पर बंद करने की ऑफर की तो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑफर मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट की गई। यानी उन्होंने कहा कि नहीं, हम कर सकते हैं। इसी तरह जब उन्होंने कराची के लिए कोई बजट पेश करना चाहा तो मुख्तलिफ इल्ज़ाम लगाए गए प्रोविंस सिंध की तरफ से कि ये बजट तो तकरीबन हम दे गए हैं, फेडरल गवर्नमेंट का इसमें कोई किरदार ही नहीं। इसी तरह जब अगर हम पीछे देखें तो नवाज शरीफ साहब की जब हुकूमत थी, इमरान खान साहब जब केपीके में थे, तो केपीके में के जो चीफ मिनिस्टर हैं परवेज खटक, वो हमेशा यही कहते थे कि नवाज शरीफ साहब हमारे प्रोविंस पे तवज्जो नहीं दे रहे। नवाज शरीफ साहब जो एनएफसी अवार्ड का जो है ज़्यादातर हिस्सा वो पंजाब को देते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी उनकी हुकूमत है और हमें कुछ नहीं मिलता। तो ये कुछ वजूहत हैं जिसकी वजह से प्रोविंसेस के दरमियान और फेडरल और प्रोविंसेस के दरमियान हमेशा ही ताल्लुकात खराब रहे हैं। इसके साथ आगे चलते हैं। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेगस प्रोजेक्ट अब काफी अहम और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसको समझने के लिए आपको जरा फोकस करना पड़ेगा। यानी देखें, कंस्ट्रक्शन ऑफ द कोलाबाग डैम, सिंस पंजाब गवर्नमेंट सपोर्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस डैम whereas other province against the construction of this dam for different reasons. Tharkanag was also opposed by the Sindh and Balochistan. The opposition to the construction of the Vegas development project is because of the lack of the interest between the provinces.
So this create a great challenge for the federal government to handle the conflict that arise between the provinces. अब प्रोविंसेस के दरमियान हालात खराब होने की एक वजूहत ये भी रही है कि प्रोविंसेस ने हमेशा अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए डिफरेंट वेरियस प्रोजेक्ट की मुखालफत की। यानी देखें तो पंजाब गवर्नमेंट जो है उसने कालाबाग डैम के लिए हक में, मतलब वो उसके हक में है कि कालाबाग डैम को बनना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कालाबाग डैम पाकिस्तान के लिए कितना जरूरी है। अगर वो बनेगा तो पाकिस्तान ना सिर्फ अपने मुल्क को बिजली दे सकेगा बल्कि बाहर भी सप्लाई कर सकेगा। लेकिन क्या कि बाकी जो सूबे हैं वो इसके हक में नहीं, वो इसके खिलाफ हैं। अब इसके उनके डिफरेंट पॉलिटिकल रीजन भी हो सकते हैं, डिफरेंट उनके जाती मफादात भी हो सकते हैं। इसी तरह जो थल का नारा है उसको भी अपोज किया गया सिंध की तरफ से और बलूचिस्तान की तरफ से। तो यही वजूहत है कि इनकी तरफ से जब अपोज किया जाता है डिफरेंट प्रोजेक्ट को तो वो अपनी प्रोविजनल असेंबली में करारदाद भी मंजूर कर देते हैं ताकि ये प्रोजेक्ट जो बनने वाला ये ना बन सके। कालाबाग डैम की कंस्ट्रक्शन के लिए अपोज्ड काफ़ी बिग्स मंजूर हुए केपीके असेंबली में। आई थिंक सिंध असेंबली ने भी काफ़ी इनकी करारदाद को मंजूर किया। अब इकोनॉमी भी एक काफ़ी बड़ा चैलेंज है फेडरेशन को। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी का हमेशा यही रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ने हमेशा सर्वाइव किया है, चाहे वो आसिफ जरदारी हुकूमत का दौर हो, मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का दौर हो या इमरान खान साहब की हुकूमत का दौर है। यही वजह है कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने सबसे ज्यादा IMF प्रोग्राम किए हैं। यानी पाकिस्तान 22 दफा IMF के पास जा चुका है। पाकिस्तान की इकोनॉमी कभी भी सही समत में नहीं चली। पाकिस्तान की इकोनॉमी जब भी चली है आर्जी तौर पर, वक्फी तौर पर चली है। यानी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में इकोनॉमी ने काफी सर्वाइव किया, हमने काफी मुश्किल हालात देखे, लेकिन इकोनॉमी अच्छी हुई, लेकिन वक्ती तौर पर। अभी इमरान खान साहब की हुकूमत जब आई तो इकोनॉमी ने सर्वाइव किया और इकोनॉमी अभी तक ही सर्वाइव कर रही है। और इमरान खान साहब का यही मानना है, वो यही हमेशा अपनी हर तकरीर में भी यही कहते हैं कि देखो यार, इकोनॉमी जो है वो सब कुछ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत की है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने इकोनॉमी को आर्जी तौर पर ही अच्छा रखा था। तो यही वजूहत है कि जब फेडरेशन और प्रोविंसेस के दरमियान आपस में ताल्लुकात अच्छे नहीं रहते, वो एक दूसरे को पॉलिटिकल एडवांटेज की वजह से क्रिटिसाइज करते रहते हैं, अवाम को तवज्जो नहीं देते, तो अवाम जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। अब हमने देखा है कि इस दफ़ा जो हमारे 23 मार्च था तो सिंध में, कराची में एक बहुत बड़ी सिंधु देश के लिए फ्रीडम मूवमेंट निकाली गई। इसी तरह बलूचिस्तान गवर्नमेंट का तो हमेशा से यही गिला रहा है कि फेडरल हमारी तरफ तवज्जो नहीं देता, बाकी प्रोविंसेस को फुकियत देता है, और वहाँ तो हमेशा फ्रीडम मूवमेंट्स देखने को मिली है। जब ये प्रोविंसेस की तरफ से और फेडरल की तरफ से अवाम को तवज्जो ही नहीं दी जाएगी तो अवाम तो फ्रीडम मूवमेंट्स निकालेगी। तो ये कुछ थे वजूहत जिसकी वजह से जो मेरी नज़र में प्रोविंसेस और फेडरेशन के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हुए हैं, और ये उनकी मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन किए हैं। करने के बाद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और मेरी नज़र में ये है कि मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के लिए ना जो प्रेसिडेंटल सिस्टम है वो फॉर फॉर बेटर देन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए। इसकी कुछ वजूहत हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि मेजर ऑफ द स्टेट आर रूलिंग देयर स्टेट विद द प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द प्राइम एग्जांपल इज रशिया, USA, France. For the presidential system in Pakistan, major reforms are required. President should be the sole man with the supreme authority, and he should be sharing the power with the Senate only. And the Senate representation should be selected by general election. Since when the entire senator would have been selected, then there should be a general election through which the president should be selected for the nation of Pakistan, as every state should have equal number of seats, and in the way the equal representation will solve out all the issues, especially NFC, and there would be equality in the provinces. यानी देखें कि हम जानते हैं कि अब तीसरा टेन्योर है जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का इख्तिताम पजीर होने को है, लेकिन पाकिस्तान के हालात जूं के तूं हैं। पाकिस्तान के हालात जैसे ही थे वैसे ही गए हैं। तो मुझे ये लगता है कि अब पाकिस्तान को ना प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जरूरत है, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमेशा यही रहा है कि जब कभी जो सेंटर में हुकूमत है और जो प्रोविंसेस में हुकूमत है मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टी से होती हैं, तो वो एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं मुख्तलिफ इशू के लिए। आवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई काम नहीं करता, मुख्तलिफ पोलिटिकल अपने फ़वाइद के लिए एक दूसरे को ब्लेम किया जाता है। अगर फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कोई अच्छा काम किया जाए तो बजाय उससे सराहने के प्रोविजनल गवर्नमेंट की तरफ से उसे क्रिटिसाइज किया जाता है। इसी तरह अगर प्रोविजनल गवर्नमेंट की तरफ से कोई अच्छा काम किया जाए तो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से उसे क्रिटिसाइज किया जाता है। तो जब हम जानते हैं कि रशिया में, USA में, फ्रांस में प्रेसिडेंटल सिस्टम है, तो पाकिस्तान में भी प्रेसिडेंटल सिस्टम होना चाहिए, लेकिन इसके लिए कुछ रिफॉर्म्स जरूरी हैं। जो मेरी नज़र में ये है कि प्रेसिडेंट हो वो सुप्रीम अथॉरिटी हो,
यानी वो अपनी पावर सिर्फ सेनेटर से शेयर करे और इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर प्रोविंसेस, यानी कि जो सेनेटर्स हों वो इक्वली प्रोविंस में हों, यानी इरिस्पेक्टिव ऑफ द पॉपुलेशन। अभी जो हैं जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं वो पॉपुलेशन बेस में है ना, यानी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना की, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पंजाब की है, तो पंजाब के ज़्यादातर जो पार्लियामेंट्री मेंबर्स हैं वो नेशनल असेंबली में। इसी तरह फिर उसके बाद सिंध की है, फिर केपी की और बलूचिस्तान की है। तो प्रेसिडेंटल सिस्टम में ये होना चाहिए कि जो सेनेटर्स हैं वो इक्वली हों, यानी पंजाब के जितने सेनेटर्स हों, केपी के जितने सेनेटर्स हों, और इसी तरह सिंध के जितने सेनेटर्स हों, वो तमाम मिलकर एक प्रेसिडेंट को इलेक्ट करें जो हमारे पास सुप्रीम अथॉरिटी हो। इसी तरह जब इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी तो एनएफसी का जो मामला होगा वो भी सॉल्व आउट हो जाएगा और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम भी किया जा सकेगा। कोई प्रोविंस दूसरे प्रोविंस के खिलाफ नहीं जाएगा किसी भी कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट के, और पाकिस्तान जो है वो एक तरक्की की तरफ गामजान हो सकेगा। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करता हूँ। Now that's all from my side. Or if you have any query about the topic relating to political science, you can visit the YouTube channel of our teacher Ghulam Mustafa. I will also display the link at the bottom. Thank you and Allah Hafiz.